ओम नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। मैंने इससे पहले जो 73 कोड का जो अभी सिलेबस है उसके आधार पर जो 3 दिन बाकी हैं उन 3 दिनों में कैसे रिवीजन करें और क्या क्या चीज़ रिवीजन करें, जो 25 कोड का जो पेपर आया है 24 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके आधार पर किन किन चीज़ों का रिवीजन कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में बेनिफिट मिले। ठीक है, तो इसके ऊपर में मैंने 4 इकाई तक के जो आपके सिलेबस है उसके अंदर में मैंने बता दिया कि 4 इकाई तक आप क्या क्या चीज़ का रिवीजन कर लें 3 दिन के अंदर में। और ये वो इससे पहले जो पार्ट 1 है उसमें मैंने बताया है। तो इस वीडियो के अंदर में मैं चौथे इकाई के आगे के 5वें इकाई से लेकर के 10वें इकाई तक यानी कि पूरे पाठ्यक्रम का एक मैं आपको बता दूंगा कि किन किन चीज़ों पर जो एक बार नज़र मार करके रिवीजन करके जाओ ताकि वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आप लोग करके आओ। ठीक है, देखिए 5वां इकाई जो है आपका धर्मशास्त्रम। इसमें धर्म स्रोतांशी, आचार विमर्शा, व्यवहार विमर्शा, प्रायश्चित विमर्शा, श्राद्ध विमर्शा। तो अब ये जो है ये 5 टॉपिक जो है इनके अंदर में देखो धर्म स्रोतांशी मतलब मनुस्मृति में धर्म का क्या लक्षण कहा गया है। हाँ, और वो जो श्लोक है जैसे आपने बोला साक्षात धर्म इत्याहु। हाँ, फिर उसके बाद में ये आपका धर्म के जो लक्षण बताए गए हैं तो उनके जो श्लोक हैं उन श्लोकों को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना। और अगर आपको ये अगर ऐसा लगता है तो मेरे मनुस्मृति पर बनाई हुई वीडियो है उसको भी देख लीजिएगा, तो उससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, और आचार विमर्शा, व्यवहार विमर्शा, प्रायश्चित्त विमर्शा, श्राद्ध विमर्शा ये आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। इसको फिर आप लोग जो पढ़ रखा होगा उसको रिवीजन कर लीजिए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो लोग क्या करिए इसको अपना एक बार ज़रूर मतलब एक विषय सूची देख करके जाओ कि मतलब छोड़ना नहीं, इसको विषय सूची देख लेना कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ विषय बताए गए हैं। क्योंकि क्या है जो 25 कोड में एक प्रश्न आया था कि व्यवहार अध्याय के अंदर में किस चीज़ का वर्णन किया गया है और वहाँ पर ऑप्शन दिए हुए थे राजधर्म, दाय विभाग, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो उन ऑप्शंस को भी एटलीस्ट वो अगर आपने एक बार देख रखा है, नज़र पे है, तो आप लोग कर सकते हो। तो इसलिए जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है कभी इन सब चीज़ों के बारे में तो वो लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए कि इनके अंदर में क्या क्या किन किन विषयों का वर्णन किया गया। सामान्य अध्ययन, सामान्य जो आचार विमर्श के अंदर में किन किन बातों के बारे में कहा गया है। हाँ, ये आपके व्यवहार विमर्श में और प्रायश्चित्त विमर्श में ये तीनों के तीनों आपको मिल जाएंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति में मिल जाएंगे। तो आप याज्ञवल्क्य स्मृति के बारे में एक बार सामान्य देख लीजिएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रारंभ में जो रहता है भूमिका उसके अंदर में मिल जाएगा। श्राद्ध विमर्शा में आप ज़रूर देख लीजिएगा श्राद्ध के अंदर में कि क्या क्या चीज़ श्राद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चलते हैं 6ठे इकाई में जो मीमांसा दर्शन में आपका अर्थ संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके अंदर मीमांसा के परिचय के अंदर में जैसे अभी पूछा भी गया था कि कौन जो है वेद को अपौरुषेय मानता है, इस प्रकार का प्रश्न उसमें बौद्ध था और आपका पूर्व मीमांसा था। तो इस प्रकार के प्रश्न सामान्य प्रश्न ही होते हैं लेकिन वो आपको वहाँ पे कंफ्यूज करेंगे। तो इसलिए मीमांसा परिचय के अंदर में मीमांसा के मतलब जो आपका उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा करके जो भाग हुआ है उसके अंदर में पूर्व मीमांसा का ही अध्ययन किया जाता है, उत्तर मीमांसा वेदांत को कह देते हैं। तो जो मीमांसा के अंदर में धर्म का लक्षण बताया गया है। ठीक है, और आपका एक ये जो जैमिनीय का द्वादश लक्षणी ग्रंथ जो है, जैमिनीय का द्वादश लक्षणी जो बोलते हैं ना, जो आपका मीमांसा सूत्र है, तो उसमें आपके जो है आप ये उस ग्रंथ के थोड़ा सामान्य परिचय रखिएगा कि जो जैमिनी के अनुसार आपका धर्म का क्या लक्षण बताया गया है। उसके बाद में फिर अर्थ संग्रह के अंदर में धर्म का क्या लक्षण बताया गया है, और उसके अंदर में जैसे वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवाद अर्थो धर्मः ये आपका अर्थ संग्रह में बताया गया है।
तो उसके अंदर में वेद प्रतिपाद्य है, ये क्यों बोला, ये एक बार थोड़ा सा धर्म के लक्षण को एक बार ज़रूर विस्तृत रूप में देख लीजिएगा। भावना में शाब्दिक भावना, आर्थी भावना आपको पता होगा, तो उसके बारे में देख लेना कि क्या है। शाब्दिक भावना क्या क्या होती है, या आर्थी भावना, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेना। विधि विमर्श, विधि में, क्योंकि विधि के ऊपर में प्रश्न भी आया था, 25 कोड में भी प्रश्न आया था कि विधि कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, जो विधि कतिविधा, तो उसके अंदर में प्रश्न थे त्रिविधा, पंचविधा, सप्तविधा, चतुर्विधा। तो इस प्रकार के जो सामान्य प्रश्न भी थे। आप लोग जब विधि को देखोगे तो विधि के लक्षण भी देखना, क्योंकि वो 25 कोड में तो सामान्य प्रश्न होते हैं, हाँ, लेकिन 73 कोड में आपका चारों विधि के जो लक्षण है उनको दे करके मिलान करने के लिए दे सकता है, क्योंकि वो 4 का ऑप्शन बन रहा है। तो आप जैसे उत्पत्ति विधि दे दिए या अधिकार विधि दे दिया, तो इनका जो है आपका लक्षण एक तरफ में लक्षण होगा, एक जगह एक तरफ में आपका ये उसका नाम होगा, तो लक्षण और नाम का मिलान हो सकता है। फिर षड्विध लिंग तात्पर्य जो है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है ना। तो ये आपको अर्थ संग्रह में मिल जाएगा, ज़रूर इसको एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत फंसेंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आपके न्याय वैशेषिक में। न्याय वैशेषिक के लिए आपका जो आपका ये तर्क संग्रह ग्रंथ है, तर्क संग्रह में से मतलब आपका इसमें देख लेना कि एक चीज़ ज़रूर देख करके जाना कि न्याय के अनुसार कितने प्रमाण है, वैशेषिक के अनुसार कितने प्रमाण है। इसमें प्रमाण के देख लेना, पदार्थों के बारे में देख लेना, और पदार्थ विमर्शा भी जैसे आपका टॉपिक में भी है, और प्राचीन नव्य न्याय शास्त्र का परिचय। इसमें क्या है, प्राचीन और नव्य न्याय शास्त्र के परिचय के अंदर में एक चीज़ ज़रूर देखना कि आप जितने भी जो ये आपके प्राचीन न्यायकार हुए हैं, उन न्यायकारों के एक बार नाम के साथ में सन जरूर लिख लेना, कब उनका जन्म हुआ है और कौन कौन सा ग्रंथ उन्होंने लिखा है। कारण क्यों, क्योंकि 25 कोड के अंदर में 4 से 5 प्रश्न ऐसे आए थे क्योंकि देखो वेद के अंदर में प्रश्न आए थे जो कि कालक्रम के अनुसार, हाँ, आचार्यों के नाम दिए हुए थे, आचार्यों को समय के अनुसार लगाना था, कौन सबसे पहले है, उसके बाद में कौन हुए, उनके बाद में कौन हुए। तो आपके वेद में तो ऐसा प्रश्न है नहीं, वो उसमें व्याकरण में ऐसा प्रश्न है ही नहीं, तो व्याकरण में नहीं, आपके इसमें यहाँ पे मिल सकता है प्राचीन और नव्य न्याय शास्त्र परिचय में। यहाँ पर शास्त्र का परिचय भी हो जाएगा, हाँ, जैसे मान लो कौन सा ग्रंथ पहले लिखा गया है, तो वो ग्रंथ के बारे में जब आपको शास्त्रकार पता है तो वो ग्रंथ भी पता होगा। तो इसके अनुसार आप मिलान के प्रश्न होते हैं। आप एक ऑप्शन आपको पता लग गया कि ये पहले होगा, तो उसको यहाँ पर चूज़ करके कर सकते हो, हाँ, मतलब आप ऑप्शन में देख करके कि ये पहले कौन सा है, उसके अनुसार आप लगा सकते हो। तो इसलिए जो इसमें आचार्यों के बारे में जो प्राचीन न्यायकार कौन हुए हैं और नव्य न्यायकार कौन कौन हुए हैं और उनके ग्रंथ कौन कौन से हुए हैं, ये ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और उन पर टीकाएँ भी है, जितनी टीकाएँ हैं वो टीकाओं को भी एक बार आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद पदार्थ विमर्शा में जो पदार्थ के नाम बताए गए हैं वो उनको देख लीजिएगा। प्रमाण विचारा, प्रमाण में ज़रूर देख लीजिएगा कि जो प्रमाण हैं आपके 4 प्रमाण जो न्याय के अनुसार है उनको देख लीजिएगा। शाब्दबोध प्रक्रिया ये भी देख लीजिएगा। इसके अंदर में आपको मैं एक बार ये बताऊंगा कि इस पे ज़रूर ध्यान देना आप जो न्यायकार हुए हैं, ठीक है। और आपके जो प्रमाण के ऊपर में, पदार्थ के ऊपर में, शाब्दबोध प्रक्रिया के ऊपर में उतना ध्यान नहीं भी दोगे, लेकिन आप ज़रूर रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वेदांत तो संप्रदाय, तो संप्रदाय के ऊपर में तो आप देख लीजिएगा कौन से संप्रदाय के कौन से आचार्य हुए हैं, ठीक है। ये तो इस प्रकार के प्रश्न मिलान में ज़रूर पूछे जाएंगे, मिलान में भी हो सकते हैं और ऑप्शंस में भी हो सकते हैं कि 2-2 ऑप्शन करके दे दें, ठीक है। अद्वैत वेदांत के कौन संप्रदाय हैं या कौन प्रवर्तक हैं, द्वैत वेदांत के कौन प्रवर्तक हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तत्त्वमसि वाक्य विचारा, ये इतना डीपली का प्रश्न है, तो इसमें आप लोग अगर जो जानता है, जो मतलब वेदांत का है, तो वो अच्छे से रिवीजन करके जाए, और जो
नहीं जानता है तो वो केवल इसका एक बार पढ़ ले कि तत्त्वमसि वाक्य विचार के अंदर में क्या है, ब्रह्म स्वरूप क्या है, विवर्त, परिणामयोस, तुलना और मोक्ष। तो इनके बारे में थोड़ा सा मतलब जो है जितना आप लोगों ने अगर पढ़ रखा है पहले तो उसका रिवीजन करके जाए और नई चीज़ ना पढ़े। कारण क्या है कि अब 3 दिन में नई चीज़ पढ़ करके आप एक बार सोचेंगे कि मैंने वेदांत नहीं पढ़ा, जितने भी सिलेबस छूटा है उसको छोड़ दो, ठीक है, वो क्योंकि वो कर नहीं पाओगे 3 दिन के अंदर में। लेकिन जो आपने कर रखा है, जो आपने पढ़ रखा है, जो चीज़ आपको आती है उसका रिवीजन ज़रूर कर लो। कारण क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं 9वीं इकाई सर्वदर्शन। यहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि इसके अंदर में आपके सांख्य तत्व भी आ जाते हैं, अष्टांग योग आ जाता है, समाधि आ जाता है, आगमेशु शिव शक्ति स्वरूपम आ जाता है, शून्यवाद, स्यादवाद, भक्ति तत्वम और ये वैदिक अवैदिक दर्शन प्रमुख सिद्धांत परिचय। तो इन सब पे प्रश्न ज़्यादा आएंगे। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जैसे आप सांख्य के तत्व हैं, 25 तत्व जो हैं सांख्य के अंदर में, उसमें एक जरूर देख लीजिएगा कि जैसे मूल प्रकृति, विकृति, महद आदि जो सप्त हैं और षोडश विकार हैं, उनको देख लीजिएगा कि विकार में कौन कौन से, क्योंकि इन पे प्रश्न आया है। 25 कोड में प्रश्न आया था तो आपके में भी आ सकता है। अष्टांग योग के अंदर में जो 8 अंग हैं उनके बारे में देख लीजिएगा। यम नियम आसन जो ये आपके 8 अंग हैं, उन 8 अंगों को देख लीजिएगा। और उसके मतलब जैसे अब यम का क्या लक्षण है, हाँ ये ज़रूर देख लीजिए क्योंकि आपके जो 73 कोड के अंदर में लक्षण पे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, तो इसलिए लक्षण ज़रूर देख लीजिएगा। फिर उसके अंदर समाधि में आपके निर्विकल्पक समाधि, सविकल्पक समाधि, ये निर्बीज समाधि, सवीज समाधि, ये सारे के सारे थोड़ा मतलब डीपली है, हाँ। लेकिन आपने अगर पढ़ रखा है तो उसको रिवीजन करिए, अगर नहीं पढ़ रखा है, पहले नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ भी सकते हैं आप। बस एक बार या तो फिर उसको एक बार आप देख लीजिए कि क्या क्या मतलब कैसा समाधि का वर्णन किया गया है। बस आगमेषु शिव शक्ति स्वरूपम, ये जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिवाइज करिए, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो छोड़ दीजिए। शून्यवाद, स्यादवाद, भक्ति तत्वम, ये आप शून्यवाद और स्यादवाद इसके बारे में जो जैसे आप देखोगे बौद्ध और जैन, इन दोनों के जो सिद्धांत हैं, हाँ, जैसे माध्यमिका, वैभाषिका, ये जो बौद्ध के जो वो हुए हैं मतलब आपके जो भागों में बटे, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है ना। वो ऑप्शन में दे करके माध्यमिका, सौत्रांतिक, ये जो प्रश्न पूछने के यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा और थोड़ा सा शून्यवाद, स्यादवाद के ऊपर में मतलब रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये आते हैं लास्ट में 10वीं इकाई। 10वीं इकाई के अंदर में आप देखेंगे जो साहित्य है, इसमें साहित्य से ज़्यादा है साहित्य शास्त्र का इतिहास, मतलब अब संस्कृत साहित्य का इतिहास। इसके अंदर में आप जो आचार्य हैं जैसे कालिदास हुए, भारवी हुए, अशोक घोष हुए, दंडी हुए, इन सभी आचार्यों के जो प्रमुख आचार्य हैं उनका समय ज़रूर देख लीजिएगा। मतलब एक अपने अभी आपके पास में 3 दिन है तो आप 3 दिन के अंदर में एक कागज़ कलम लेकर के एक पेज के ऊपर में भी अगर आपने बना लिया, एक जैसे कालिदास के ग्रंथों के नाम और उसके बाद में ग्रंथों के नाम के बाद में उसके आगे में ये आपके ग्रंथों के नाम के आगे में ये समय, ये दोनों चीज़ें आपने अगर लिख ली तो आपका जो कालक्रम के अनुसार भी लगाना होगा तो भी आपका गलत नहीं होगा और उनके ग्रंथों के प्रश्न भी गलत नहीं होंगे। जैसे किस ग्रंथ के कौन रचनाकार हुए हैं या कौन कवि हुए हैं तो वो गलत नहीं होंगे। और काव्यों का लक्षण तो किस किस ग्रंथ में कौन कौन से लक्षण कहे गए हैं, ये आपके 10-15 लक्षण कहे गए हैं, तो वो 10-15 लक्षण जो है आप मुख्य लक्षणों को याद कर लीजिएगा। काव्य का प्रयोजन ये ज़रूर आप जो है काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य का प्रयोजन जो कहा गया है काव्य प्रकाश के अंदर में काव्यम यस्य अर्थकृते व्यवहार विधे, इस प्रकार का जो श्लोक है उस श्लोक को ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से प्रश्न 25 कोड में भी आया है और यहाँ पर भी आने की संभावना है, ठीक है। वृत्ति विचार तो अभिधा लक्षणा व्यंजना जो कहे गए हैं उनको भी देख लीजिए। काव्य के भेद, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य के जो लक्षण हैं उनको देख लीजिएगा।
उसके बाद में उपमा, रूपक, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, काव्यलिंग, अर्थांतरन्यास, ये आपने अगर पढ़ रखा है पहले तो आप लोग इसका रिवाइज़ करिए। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो एक बार मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एक बार लक्षण ज़रूर देख लीजिए। मतलब जैसे आपने साहित्य दर्पण लिया तो साहित्य दर्पण के अंदर पूरा डीपली मत जाइए कि मतलब कि उपमा का क्या है, एक बार केवल मतलब उपमा के कितने भेद हैं, ये सारी चीज़ें इतना डीपली नहीं चाहिए। बस आप केवल लक्षण देख लीजिए, जैसे उपमा का क्या लक्षण है, रूपक का क्या लक्षण है, व्यतिरेक का क्या लक्षण है, उत्प्रेक्षा का क्या लक्षण है, ये ज़रूर देख लीजिए। बाकी छंद के ऊपर में मालिनी, स्रग्धरा, शार्दूल विक्रीडित, मंदाक्रांता, वसंत तिलकम, भुजंग प्रयात, शिखरणी, ये छंद का तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। छंद के ऊपर में मैंने वीडियो बना रखा है, मैं आपको अगर होगा तो मैं आपको उसका जैसे जो व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं उनके अंदर में भी शेयर कर दूंगा, और अगले वीडियो जो बनाऊंगा मैं ज्योतिष के वीडियोस कैसे देखने हैं उसके ऊपर में मैं बता दूंगा। छंद के वीडियोस भी, छंद का जो वीडियो है उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, ताकि आप छंद का अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके इनमें से कोई सा भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने पहले पुराने प्रश्न पत्र भी सॉल्व किए हुए हैं, कि 2 से 3 प्रश्न, 2 प्रश्न तो फिक्स है कि छंद के ऊपर में आपके आएंगे। तो इसलिए एक वीडियो देख करके, वो आपके लगभग 37 मिनट का वीडियो है, उससे 2 प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे। और काव्यों के लक्षण के ऊपर में भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, तो उससे भी आपका 1 या 2 प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं, और आपका ज्योतिष के 5 से 6 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि ज्योतिष का मैंने पूरा ये 4 जो है, ये आपके इन चारों के नक्षत्र परिचय, राशि परिचय, ग्रह परिचय और नवविध कालमान, इन चारों के टॉपिक के ऊपर में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और इसके अंदर दशम भाव विचार जो है, इसके ऊपर में मैंने वीडियो नहीं बनाया है, हाँ, लेकिन जब आगे मैं पूरा करवाऊंगा तो फिर उसके अंदर मैं करवा दूंगा। लेकिन अभी आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ये चारों वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, हाँ, ताकि आपका 5 से 6 प्रश्न गलत ना हो। क्योंकि अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे और एग्ज़ाम में आपके वो गलत हुए या आपने नहीं कर पाए तो फिर आपको बहुत पछतावा होगा। क्योंकि वो ज़्यादा बड़े वीडियो भी नहीं हैं, 30 मिनट के अंदर के 4 वीडियो हैं, तो 2 घंटे आपको लगेंगे, 2 घंटे में आप देख सकते हैं, तो इसलिए ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हाँ, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे और आपकी सहायता के लिए वीडियोस बनाता रहूँ, ठीक है। कमेंट करेगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।